क्या आपने कभी सोचा है कि किसी शहर का नाम कैसे पड़ता है? सोचिए, एक किले को बनाने में कितनी ईंटें लग सकती हैं? 10 लाख, 20 लाख? इन सारे सवालों का जवाब एक ही जगह है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का ईटा फोर्ट। ये किला 14वीं सदी में बना और ये सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 80 लाख ईंटों की। जी हाँ, 80 लाख, जिन्हें उस जमाने के राजाओं ने इस पहाड़ी इलाके में लगाकर ये शानदार किला खड़ा किया। उस वक्त की कारीगरी का ये बेहतरीन सबूत है। और इस पहेली का सबसे अनोखा हिस्सा है इस किले का डिजाइन। यह कोई सीधा चौकोर किला नहीं, बल्कि इसका आकार पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा है। इसके 3 बड़े बड़े दरवाजे हैं, पूरब, पश्चिम और दक्षिण, जिन्हें दुश्मनों को उलझाने और रोकने के लिए खास तौर पर बनाया गया था। तो अगली बार जब आप ईटानगर का नाम सुने तो उस पुराने ईंटों के किले को जरूर याद कीजिए, जो हमारी एक शान है, जिसके बनावट सोच से भी परे है और जो आज भी अपने अंदर कई गहरे राज छिपाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं ईटा फोर्ट के इतिहास के बारे में। वेलकम टू इन अ कॉल। ईटानगर किला, जिसे स्थानीय रूप से ईटा फोर्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईंटों का किला, एक मध्यकालीन दुर्ग है जिसने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को उसका नाम दिया। ईटा शब्द असमिया भाषा में ईंट को कहते हैं, जो इसके निर्माण में प्रयुक्त मुख्य सामग्री थी। ऐतिहासिक अध्ययन बताते हैं कि इस किले का निर्माण 14वीं-15वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इसे सुतिया राजवंश के राजाओं ने बनवाया, जिन्होंने उस समय इस क्षेत्र पर शासन किया। यह काल उथल पुथल से भरा था, जब असम पर लगातार मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और पूर्व से अहोम साम्राज्य भी तेजी से विस्तार कर रहा था। इसी पृष्ठभूमि में माना जाता है कि 1350 से 1450 ईस्वी के बीच मायापुर के राजा रामचंद्र ने इस किले को एक सीमावर्ती गढ़ के रूप में बनवाया, ताकि आक्रमणों से रक्षा की जा सके। सदियों तक यह किला एक मजबूत सैन्य चौकी बना रहा, जिसकी सुदृढ़ दीवारें और रणनीतिक ऊंचाई वाली स्थिति आपस की पहाड़ियों की सुरक्षा करती रही। इस किले की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में भी मतभेद है। पारंपरिक रूप से स्थानीय इतिहास और कुछ औपनिवेशिक लेखक जैसे LN चक्रवर्ती और EA गेट इस किले का श्रेय राजा रामचंद्र, जिन्हें किंवदंती में माया मट्टा भी कहा गया है, को देते हैं, जिन्हें इसे 14वीं सदी के मध्य में बनवाया। लेकिन हाल के शोध इस विचार को चुनौती देते हैं। इतिहासकार लीला गोगोई का मत है कि यह किला शायद 17वीं सदी के अंत तक अस्तित्व में नहीं था और संभव है कि इसे लगभग 1688 ईस्वी में अहोम राज्य चक्रध्वज सिंह ने अपने विस्तार के दौरान बनवाया हो। इन भिन्न विचारों के बावजूद पुरातात्विक प्रमाण और ईंटों की शैली या दृढ़ता के संकेत करती है कि यह किला वास्तव में 14वीं-15वीं शताब्दी में सुतिया साम्राज्य के अधीन था। किसी भी स्थिति में यह किला भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में मध्यकालीन इतिहास का एक दुर्लभ अवशेष है, जो अरुणाचल और असम की ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ता है। ईटा फोर्ट की वास्तुकला बेहद खास है, क्योंकि इसे पहाड़ी और घने वर्षावन वाले इलाके में भी ईंटों से बनाया गया था। इसके निर्माण में लगभग 80 लाख ईंटें लगी थी, जिन्हें पारंपरिक चूने के गारे से जोड़ा गया था और कुछ हिस्सों में तराशे हुए ग्रेनाइट पत्थरों का भी उपयोग किया गया। अनुमान है कि इसमें कुल 16,200 घन मीटर ईंटों का काम किया गया और करीब 45,000 श्रमिक दिन इस किले को बनाने में लगे। यह उस समय शिल्पकारों की दक्षता और संगठन का बड़ा प्रमाण है। किले का नक्शा सीधे चौकोर या आयताकार नहीं है, बल्कि यह पहाड़ियों की आकृति के अनुसार टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया। कई जगहों पर प्राकृतिक खड़ी ढलानों को ही दीवारों का हिस्सा मानकर रक्षा व्यवस्था बनाई गई। यह अनुकूलन उस समय की उन्नत रणनीति को दर्शाता है और इसे एक मजबूत पहाड़ी किला बनाता है। दीवारों में लोहे के क्लैप लगाए गए थे, जो उस समय के हिसाब से बड़ी तकनीकी प्रगति को दिखाते हैं। पुराने वर्णनों में कहा गया है कि किले के द्वारों पर फूलों और जीवंत आकृतियों की नक्काशी भी थी, हालांकि समय के साथ वे सब नष्ट हो गयी। मूल रूप से इस किले में दोहरी परकोटा डबल रैम्पार्ट थी, जो ईटानगर के बीचों बीच एक टीले के चारों ओर बनी थी। इसकी पूर्वी दीवार लगभग 500 मीटर लंबी थी और पश्चिमी दीवार लगभग 1.4 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसमें 3 मुख्य प्रवेश द्वार थे, जिन्हें सोच समझकर रणनीतिक जगहों पर बनाया गया था। पूर्वी द्वार या सबसे ऊंचे हिस्से में आज के राजभवन के पास स्थित था। यहाँ की दिक्रोंद घाटी दोईमुख की ओर दिखाई देती थी और हारमूती से आने जाने वाले रास्ते पर निगरानी रखी जाती थी। यह द्वार खंडहर की हालत में है, लेकिन उसकी ऊंचाई ने इसे पहले बेहतरीन चौकी बना दिया था। पश्चिमी द्वार, यह किले का मुख्य द्वार था, जो पश्चिम की ओर से सेनखी नदी और मैदानों की तरफ खुलता था। यह इतना प्रमुख था कि आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-52A से दिख जाता है। पश्चिमी दीवार में 2 लगातार दरवाजे बने थे, जिससे यह और भी सुरक्षित प्रवेश गलियारा बनता था। यह द्वार सबसे भव्य था और नदी वाले रास्ते को नियंत्रित करता था। दक्षिणी द्वार, यह सबसे अच्छी स्थिति में बचा हुआ द्वार है। इसे मुख्य रूप से ईंट और पत्थर दोनों से बनाया गया था। यह गोहपुर और रामघाट की ओर जाने वाले मार्ग की
रक्षा करता था। आज पर्यटक सबसे ज्यादा इसी हिस्से को देखने आते हैं। ये द्वार केवल प्रवेश के लिए नहीं थे, बल्कि इन्हें रक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया था। पुराने वर्णनों से पता चलता है कि इन्हें ऐसे डिजाइन किया गया था कि दुश्मन यहाँ आते ही फंस जाए और आसानी से मारा जा सके। किले का डिजाइन पहाड़ों की बनावट का फायदा उठाता है। पश्चिम दक्षिण की ओर लंबे खड़े पहाड़ी रिज प्राकृतिक दीवारों का काम करते थे। इन सभी विशेषताओं से पता चलता है कि किले के निर्माता रणनीतिक सोच और उन्नत निर्माण कला में निपुण थे। ईटा फोर्ट का विशाल ईंटों का काम, पत्थरों से बने द्वार और भौगोलिक अनुकूल इसे उत्तर पूर्व भारत की मध्यकालीन सैन्य वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण बनाते हैं। ईटा फोर्ट अरुणाचल प्रदेश के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्मारकों में गिना जाता है और आधुनिक समय से पहले के इतिहास का एक भूला हुआ अध्याय सामने लाता है। इतना ही नहीं, ईटानगर शहर का नाम भी इसी किले पर पड़ा है, जो राजधानी की पहचान को सीधे इस प्राचीन ईंटों के किले से जोड़ता है। यह किला इस बात का प्रमाण है कि कैसे हिमालय की तराई में बसे साम्राज्य जैसे सुतिया राजवंश आज के अरुणाचल तक फैले हुए थे। यह क्षेत्रीय मध्यकालीन असम की व्यापक सांस्कृतिक धारा से जुड़ा रहा। इसी कारण राज्य सरकार ने इसे संरक्षित धरोहर स्थल घोषित किया। पुरातत्व की दृष्टि में भी यह किला बेहद रोचक रहा। ब्रिटिश गजेटियर में इसका उल्लेख तो 1901 में मिल ही जाता है, लेकिन औपचारिक खुदाई काफी बाद में हुई। 1975 से 1977 के बीच राज्य के शोध विभाग ने इस किले की खुदाई की, जिसमें इसकी नींव, बाहरी रेखाएं और कई तरह की वस्तुएं निकली। इनमें मध्यकालीन मिट्टी के बर्तन, ईंटों के नमूने, तराशे हुए पत्थर शामिल थे। इनसे न सिर्फ किले की निर्माण तकनीक का पता चला, बल्कि उस समय के समाज की झलक भी मिली। खुदाई से निकले हुए कई अवशेष आज जवाहरलाल नेहरू राज्य संग्रहालय, जो पश्चिमी द्वार के पास है, उसमें प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें से सबसे उल्लेखनीय खोज एक पत्थर पर तराशा हुआ शेर है। शेर सुतिया साम्राज्य का शाही प्रतीक था और इसका मिलना इस किले के उनसे जुड़े होने का मजबूत प्रमाण है। ईटा फोर्ट का महत्व केवल इतिहास या पुरातत्व तक सीमित नहीं रहा। आधुनिक समय भी यह सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बनकर सामने आया। जब 1972 में ईटानगर में राज्य की नई राजधानी बनाने की चर्चा चल रही थी, तब स्थानीय नेता नवाब रुनगी ने इस किले की एक ईंट शिलांग के बैठकों में ले जाकर यह साबित किया कि इलाका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध है। इस प्रतीकात्मक कदम ने स्थानीय लोगों के लिए किले की अहमियत और गहरा दिया। आज भी यह किला इतिहासकारों, शोधकर्ता और पर्यटकों को आकर्षित करता है। विद्वान लगातार इसके बारे में नए नए शोध कर रहे हैं और इसकी उत्पत्ति से जुड़ी विभिन्न परिकल्पनाओं जैसे अहोम प्रभाव पर चर्चा होती रहती है। ईटा फोर्ट की असली ताकत सिर्फ इसकी ईंटों और दीवारों में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आज भी जिज्ञासा जगाता है और लोगों को अपने अतीत पर गर्व करने का अवसर देता है। आज ईटा फोर्ट केवल खंडरों के रूप में बचा है। सदियों के दौरान और खासकर हाल के दशकों में इसकी बड़ी बड़ी दीवारें टूटकर गायब हो गईं। 20वीं सदी के अंत में जब आधुनिक ईटानगर का निर्माण हुआ, तो किले की कई परकोटा और हिस्से शहरी विकास के लिए साफ कर दिए गए। अब जो बचा है वह मुख्यतः 3 गेट और उनके आसपास की दीवारें हैं, जबकि बाकी परिधि केवल पुरातात्विक निशानों के रूप में मौजूद है। पूर्वी द्वार तो लगभग मलबे में बदल गया है। पश्चिमी द्वार की पहचान तो होती है, लेकिन वह काफी जर्जर है। वहीं दक्षिणी द्वार अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है और आज भी किले की भव्यता का थोड़ा सा एहसास कराता है। पहाड़ी पर बसा यह स्थल अब हल्के जंगल और शहरी बस्तियों से घिरा हुआ है और जगह जगह घास झाड़ियों से ढका रहता है। संरक्षण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। ईटा फोर्ट राज्य पुरातत्व विभाग की देखरेख में है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि संसाधनों की कमी के कारण इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। इसे धरोहर स्थल घोषित तो कर दिया गया, लेकिन इसके संरक्षण के लिए पर्याप्त धन और प्रयास नहीं मिल पाए। स्थानीय पुरातत्व इकाई अपनी क्षमता भर देखरेख करती है और कभी कभी केंद्र सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI से तकनीक सहायता मिलती है। 2016-17 में पूर्वी पश्चिमी गेट पर खुदाई और संरचना को संभालने का काम हुआ, जिससे मूल ईंटों की परतें उजागर हुई और ढहते हिस्सों को रोका जा सका। लेकिन अब तक कोई व्यापक पुनर्निर्माण या संरक्षण योजना लागू नहीं हुई है। आज इस किले में पूरी परकोटा पर चलना संभव नहीं है। केवल गेट और कुछ नीची दीवारों के अवशेष ही दिखते हैं। एक और समस्या है स्थल की देखरेख और जन जागरूकता की कमी। पहले यहाँ प्रवेश शुल्क लेने और चौकीदार रखने की कोशिश हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया और यह व्यवस्था बंद कर दी गई। अब यह स्थल पूरी तरह से खुला है और बिना निगरानी के है। इसी वजह से कई बार यहाँ तोड़फोड़, गंदगी और असम्मानजनक गतिविधियां होती हैं। युवा यहाँ बैठकर शराब की बोतलें और कचरा छोड़ जाते हैं, जिससे स्थल की गरिमा और सुरक्षा दोनों को नुकसान पहुँचता है। इतिहासकारों और अधिकारियों ने कई बार चेतावनी दी है कि अगर ऐसी ही उपेक्षा और नुकसान जारी रहा तो एक दिन ईटा फोर्ट पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और केवल रिकॉर्ड और यादों
में बच पाएगा। कुल मिलाकर इस किले की संरक्षण स्थिति बेहद नाजुक है। कानूनी तौर पर यह संरक्षित धरोहर है, लेकिन वास्तविकता में यह प्राकृतिक क्षरण, संसाधनों की कमी और मानव लापरवाही से जूझ रहा है। भविष्य में इस धरोहर को बचाने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे, जैसे व्यापक पुनर्निर्माण, स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और जनता को इसके महत्व के बारे में जागरूक करना। हालांकि ईटा फोर्ट अब ज्यादातर खंडहर की स्थिति में है, फिर भी यह अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन परिदृश्य का एक अहम हिस्सा बना हुआ है और ईटानगर आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी दर्शनीय स्थल माना जाता है। यह शहर के बीचों बीच एक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। दक्षिणी और पश्चिमी गेट तक तो सड़कें जाती हैं और ईटानगर के मुख्य बाजार या डाउनटाउन से यहाँ पहुँचने में कुछ ही मिनट लगते हैं। भारत सरकार ने इनक्रेडिबल इंडिया अभियान में भी इस किले को विशेष स्थान दिया है। पर्यटकों को यहाँ प्राचीन दीवारों और द्वारों के बीच घूमने के लिए आमंत्रित किया जाता है और इसे शानदार ऐतिहासिक स्थल बताया गया है। यह स्थल दिन में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जनता के लिए खुला रहता है और यहाँ प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता। आगंतुक अपनी गति से खंडहरों को देख सकते हैं, खासतौर पर दक्षिणी द्वार जो सबसे बेहतर स्थिति में है, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यहाँ से गुजरते हुए कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि उस समय यहाँ तैनात सैनिक किस तरह आसपास पर नजर रखते होंगे। किले में कुछ सूचना पट्ट भी लगाए गए हैं जो संक्षेप में इसका इतिहास बताते हैं। इसके अलावा पास ही में जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय, जिसमें खुदाई में मिले अवशेष और पुरावेश प्रदर्शित किए गए हैं। इससे पर्यटकों को स्थल का अनुभव और भी गहराई से समझने में मदद मिलती है। हालांकि इस स्थल की पर्यटन क्षमता पूरी तरह से उपयोग नहीं की जा रही। यहाँ ना तो गाइडेड टूर की सुविधा है और ना ही कोई ऑडियो विजुअल शो। बुनियादी सुविधाएं जैसे विश्राम स्थल, व्याख्या केंद्र, लाइट एंड साउंड शो अभी उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस किले का एक शानदार लाइट एंड साउंड शो शुरू हो, जिसमें इसकी कहानियां और लोक कथाएं सुनाई जाएं, तो पर्यटक अनुभव और भी समृद्ध हो सकता है। यात्रा की दृष्टि से यह स्थल अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि सड़कें ठीक ठाक हैं और गेट तक की चढ़ाई भी बहुत कठिन नहीं है। फिर भी कुछ हिस्से झाड़ियों से ढके हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी और फिटनेस की जरूरत होती है। इसके बावजूद यहाँ लगातार लोग आते रहते हैं। इतिहास में रुचि रखने वाले शोधकर्ता, स्कूल, समूह और सामान्य पर्यटक भी यहाँ घूमने पहुँचते हैं। यहाँ की ईंटों से बनी पुरानी दीवारें और शहर का मनोरम दृश्य हर किसी को आकर्षित करता है। कुल मिलाकर ईटा फोर्ट ईटानगर को केवल एक प्रशासनिक राजधानी भर नहीं बनाता, बल्कि इसे गहरी ऐतिहासिक जड़ों वाला शहर भी साबित करता है। यदि भविष्य में संरक्षण और पर्यटन सुविधाएं बेहतर हो जाएं, तो यह स्थल अरुणाचल प्रदेश के लिए और भी बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण बन सकता है। ईटा फोर्ट रहस्यमय लोक कथाओं और दंत कथाओं से घिरा हुआ है, जिसने इसकी पहचान को और भी रोचक बना दिया है। इसमें सबसे प्रसिद्ध कथा है राजा माया मट्टा और उनके पुत्र अरिमट्टा की दुखद गाथा। कहा जाता है कि माया मट्टा असम से आए हुए शरणार्थी राजकुमार थे, जिन्होंने इन पहाड़ियों में आकर ईटा नामक पहाड़ी पर यह किला बनवाया। उन्होंने अपनी गर्भवती रानी को मैदान में छोड़ दिया था और वहीं पर उनके पुत्र अरिमट्टा का जन्म हुआ। पिता को इसका पता नहीं था। अरिमट्टा बड़ा होकर ब्रह्मपुत्र घाटी का शक्तिशाली शासक बना। उसकी माँ ने उसे चिताया था कि कभी उत्तर दिशा की ओर मत जाना, लेकिन उसने आदेश की अवहेलना की और अपनी सेना लेकर ईटा फोर्ट पर चढ़ाई कर दी। कड़े युद्ध के बाद वो किले में घुस गया और राजा माया मट्टा से आमना सामना हुआ। कहा जाता है कि माया मट्टा को सामान्य तरीके से मारा नहीं जा सकता था। उसने रहस्यमयी ढंग से अरिमट्टा को कहा, तुम मुझे तब तक नहीं मार सकते जब तक अपनी उंगलियों से मेरा हृदय न भेद दो। क्रोध में अंधे अरिमट्टा ने वही किया और तुरंत बाद माया मट्टा ने प्रकट किया कि वह उसका पिता है। यह जानकर अरिमट्टा पछतावे और दुख से भर गया। माना जाता है कि उसने अपने पिता का खजाना पास के गिरचुटिया पहाड़ों में छिपा दिया और अंततः अपराध बोध से पीड़ित होकर ब्रह्मपुत्र नदी की लपटों में कूदकर स्वयं को समाप्त कर लिया। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और किले को एक दुखद किंतु रोमांचक आभा देती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भी कुछ नाम इस किले से जुड़े मिलते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है रामचंद्र, जिन्हें कई विवरणों में किले का निर्माता कहा गया है। कुछ लेखों में तो यह भी उल्लेख है कि ईटा फोर्ट ही प्रतापपुर नामक नगर था, जहां रामचंद्र का शासन था। हालांकि बाद के शोध से यह स्पष्ट हुआ कि प्रतापपुर असम के विश्वनाथ क्षेत्र में था, जिससे यह माना गया कि ईटा फोर्ट चुतिया साम्राज्य का अलग ही दुर्ग था। इसके अतिरिक्त अहोम वंश से भी इसका संबंध बताया जाता है। 16वीं सदी की शुरुआत में चुतिया साम्राज्य का पतन हुआ तो अहोमों ने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत में अहोम राजा
राजा चक्रोध्वज सिंह ने इस फोर्ट का निर्माण कराया होगा या इसे अपने सैन्य अभियान में इस्तेमाल किया होगा। अगर यह सच है तो किला अहोम मुगल संघर्षों के दौर से भी जुड़ता है। हालांकि यह मत अभी भी विवादित है। इन सब के अलावा किले से जुड़ी कोई बड़ी लड़ाई या घटना दर्ज इतिहास में नहीं मिलती। संभवतः इसीलिए यह इलाका कम दर्ज किया गया था। जब ब्रिटिश भारत से उत्तर पूर्व हिस्से में आए तब तक यह किला पहले ही झाड़ियों में दबा हुआ खंडहर बन चुका था और 20वीं सदी की शुरुआती गजेटियर में इसका बस संक्षिप्त उल्लेख हुआ। आधुनिक दौर में इसकी घटनाएं वे पल रहे हैं जब इसे दोबारा खोजा और पहचाना गया, जैसे कि 1970 के दशक की खुदाई, 1974 में राजधानी का चयन और हाल की संरक्षण गतिविधियां। इन सभी किंवदंतियों, ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं ने मिलकर ईटा फोर्ट को सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि इतिहास और लोक कथाओं के बीच का सेतु बना दिया। यह एक और पुत्र के पश्चाताप की मार्मिक कथा सुनाता है तो दूसरी ओर राजनीतिक महत्व को भी दर्शाता है, जैसे जब राजधानी चयन के समय इसकी ईंट प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुई। इस तरह ईटा फोर्ट आज भी सामूहिक स्मृति का प्रतीक है, जिसमें राजाओं, युद्धों की गूंज वास्तविक और काल्पनिक दोनों रूपों में जीवित है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए कई नई पर्यटन नीति और ब्रांडिंग पहल शुरू की है, जिसका नारा है अरुणाचल बियॉन्ड मिथ्स एंड माउंटेन। इस नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जैसे कि रोमांच, इको, जनजातीय और सीमा पर्यटन। इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य पर्यटन संरक्षण और पहुंच में सुधार करना है, जिसमें बेहतर सड़क, हवाई क्वालिटी, कनेक्टिविटी, यातायात सुविधाओं में वृद्धि, बेहतर पर्यटक संकेत चिन्ह शामिल है। इसके अतिरिक्त इस नीति का लक्ष्य घरेलू पर्यटकों की संख्या को दुगुना करना है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या को 10 गुना बढ़ाना है। यह पहल ईटा दुर्ग जैसे ऐतिहासिक स्थलों को अधिक ध्यान और निवेश आकर्षित करने में मदद करती है, जिससे उनके संरक्षण और उसके विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।